एतजाज एहसन साहब कह चुके हैं जी कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जी प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं। लॉ सेक्रेटरी जो रह चुके हैं जी हमारे पुराने जस्टिस अकमल मिर्जा साहब, वो भी कह चुके हैं जी, आकिल मिर्जा साहब सॉरी जी, वो भी कह चुके हैं कि जनाब वहाँ पे प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी है स्विट्जरलैंड में। अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो भी कह चुके हैं जी वहाँ पे खत लिखने का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी कि खत लिख दें, मामला खत्म। इंट्रा कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उसकी मैं आपको बात सुना रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद है इकराम चौधरी साहब और शर्मिला फारूकी साहबा भी मौजूद हैं जी मेरे साथ, और हम जरा बात कर लें, पूछ लें इकराम चौधरी साहब की राय ले लेते हैं जी कि क्या कहते हैं आप कि क्यों खत लिखने से होगा क्या। जी इकराम साहब। लालू साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एनआरओ केस में उसका पैरा 178 बहुत रेलेवेंट है जी, और बात एक ही है कि तमाम मुकदमात, और आपके इल्म में है कि 8042 के करीब मुकदमात थे जो खत्म हुए इस जजमेंट से कबल जी, और उनको दोबारा रिवाइव करने का वहां फैसला हुआ जी जी, और उसी के अंदर ये जो खत लिखा गया यहाँ से, उस खत को वापस उसी पोजीशन पे लाने के लिए कहा गया कि अटॉर्नी जनरल या हुकूमत वक्त जो है वो दोबारा स्विट्जरलैंड को, अटॉर्नी जनरल साहब को जेनेवा में खत लिखें और वही पोजीशन रिस्टोर करें जिस तरह दूसरे मुकदमों में पोजीशन रिस्टोर हुई है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब रहा ये मामला कि मामला खत्म हो गया वहां के तफ्तीशी अमल के हवाले से, या अटॉर्नी जनरल ने टर्मिनेट कर दी वो सारी प्रोसीडिंग्स। तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि अटॉर्नी जनरल का टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन स्विस केसेस आज भी एक सवालिया निशान है स्विट्जरलैंड के कानूनी हलकों में। और आपके इल्म में होना चाहिए कि वो जो वकील साहब डिफेंड कर रहे थे जरदारी साहब को और इनके दीगर साथियों को जी, उनको भी वहां पेनल्टी पड़ी मिस स्टेटमेंट करने में अदालत के अंदर। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सारी पोजीशन है इसमें इस खत का वापस लिखा जाना ये कानून की जरूरत है। पाकिस्तान के आला तरीन अदालत के हतमी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वहां पे क्या होता है और क्या नहीं होता, मेरा ये ख्याल है कि इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। यकीनन इस बात से हर पाकिस्तान का शहरी गर्ज रखता है कि आला तरीन अदालत का हतमी फैसला आइन के मुताबिक तमाम जो अदालती इदारे हैं और इंतजामी इदारे हैं वो आइन के मुताबिक पाबंद हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें, और यही अदालत का तकाजा भी है, कानून का और आइन का तकाजा भी है, और इसको हर सूरत में हो जाना चाहिए। ये इस्तदलाल के इससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर कोई हरफ आएगा या उसकी इज्जत में कोई कमी हो सकती है, मैं इस इस्तदलाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है restoration of the position which existed at the time when the judgment was delivered, और तमाम मुकदमात वापस अपनी उसी जगह पे चले गए जहां खत्म किए गए थे। इस मुकदमे में भी स्विट्जरलैंड में ये खत का लिखा जाना इंतहाई कानून की इंतहाई जरूरत है। और एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, मैं चौधरी साहब एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, और सवाल मेरा है वो ये है कि इम्यूनिटी कहाँ पे खड़ी है? फिर जो सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी हासिल है वो कहाँ खड़ी है? मैं ये गुजारिश करूं कि वो जो 248 की इम्यूनिटी की बात बार बार की जा रही है, ये खत लिखने से उस इम्यूनिटी पर किसी किस्म का कोई इशू पैदा नहीं होता। ये तो होगी एक बात। कैसे नहीं होता जी, इस पे क्यों नहीं इशू खड़ा होता? मैं ये गुजारिश करूं कि आपने कुछ भी नहीं करना मासूम इसके कि वो जो प्रोसीडिंग्स वहां इन्वेस्टिगेट हो रही हैं उनका यानी टर्मिनेशन के लिए खत लिखा गया था यहाँ से कजूम साहब जब जी 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 बिल्कुल जी अटॉर्नी जनरल जी उस मौजूदा खत से अटॉर्नी जनरल को आगाह किया जाना है। अब ये उनके इस्तेकाद में है
कि वो प्रोसीडिंग्स को शुरू करें या ना करें। और इम्यूनिटी के हवाले मेरी गुजारिश ये है चौधरी साहब, कुछ कहा जा चुका है। मेरी चौधरी साहब, मेरी एक गुजारिश ये है चौधरी साहब, मेरी एक गुजारिश है, वो ये है कि जब एक चीज ऑन रिकॉर्ड है, अटॉर्नी जनरल जिनीवा कह चुके हैं और वो कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जनाब वहां पे अगर कोई इस किस्म का खत भेजा भी गया तो उसको कुछ इंटरटेन नहीं किया जा सकता जब तक सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी हासिल है। और बेहतर ये है, सजेस्ट भी कर चुके हैं अटॉर्नी जनरल जिनीवा कि आप अपनी होम कंट्री में पहले दोबारा से वो सारी प्रोसीडिंग शुरू करें। अगर वहां पे दोबारा आपको मिल जाते हैं विटनेसेस आपके पास हो जाते हैं, फिर किसी चक्कर में आसिफ जरदारी साहब को ला सकते हैं आप लोग, तो फिर हमें भेजें लेटर, तो फिर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन पहले अपने होम कंट्री में वर्क करें। सो अब मैं भी समझना चाहूंगा, मुझे भी एजुकेट कीजिए, लोग भी ये समझना चाहेंगे। आप कहते हैं कि खत लिखने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? शर्मिला, कैन यू से एनीथिंग अबाउट दिस वन? देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि ये तमाम आर्ग्यूमेंट जो साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं एक मिनट, जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, हमने ये देखना है कि हमारी आला तरीन अदालत ने एक फैसला किया और उसके कॉन्सिक्वेंस में तमाम मुकदमात अपनी पुरानी पोजीशन में वापस चले गए। चौधरी साहब, बिल्कुल सर आंखों पे, अदालत सर आंखों पे, सुप्रीम कोर्ट सर आंखों पे, लेकिन हम एजुकेट होना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स है वो भी एजुकेट होना चाहते हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड, वी वांट टू नो दिस थिंग कि बस ठीक है बाबू, जो वो कहेंगे करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो करना चाहिए, इसमें दो राय है ही नहीं है कोई। लेकिन हम समझना जरूर चाहेंगे कि एक इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है, एक स्विस लॉ भी मौजूद है, इम्यूनिटी भी है। चले नहीं पसंद किसी को, जैसे शर्मिला कह रही है, अगर नहीं पसंद सदर मुमलिकत की इम्यूनिटी किसी को, तो वो एक अलग बात है, उसको पार्लियामेंट में ले जाए। लेकिन द पॉइंट इज कि वहां पे वो क्लियरली जब मेंशन कर चुके हैं स्विस अथॉरिटीज, अटॉर्नी जनरल जिनीवा क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि अपने घर से पहले शुरू करें दोबारा से केस, वो वर्किंग करें उसको अपने घर में। अगर किसी चक्कर में आ जाते हैं सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब, आप उनको लेके आ सकते हैं दोबारा, विटनेसेस दोबारा ला सकते हैं, तो फिर हमारे पास लेके आए केस, फिर हम उसको कहीं ना कहीं इंटरटेन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। सो फिर एक बात तवज्जो तलब है और मेरा ये ख्याल है कि ये पूरी कौम के इल्म में भी है कि इन प्रोसीडिंग्स के अंदर इम्यूनिटी क्लेम करने का इशू या इसको एजुकेट करने का मामला जो है, अभी तक उससे इज्तनाब बरता गया एतजाज साहब की तरफ से भी और इससे पहले भी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वाकई ये एब्सोल्यूट क्लेम है इम्यूनिटी का, तो फिर उन्हें अदालत के अंदर सबसे पहले इसी सवाल को उठा लेना चाहिए कि जनाब ये तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, आप किसी तरह से भी इसमें प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन उस तरफ तो आने के लिए जब भी सवाल किया जाता है अदालत की तरफ से, तो इम्यूनिटी के हवाले से यही बात सामने आती है कि इसको किए बगैर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं चौधरी साहब करने का अपना एक तरीका ठीक है। चौधरी साहब एक चीज पूछना चाहेंगे हम, शर्मिला आप कोई बात करना चाहेंगे चौधरी साहब से? यू हैव एनी क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस? देखिए, मैं तो बड़ी सीधी सी एक बात करना चाहूंगी राना साहब, और वो बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा कौन सा हंगामा गया है, ऐसी कौन से आसमान गिर पड़े हैं, या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दोबारा से ऑन ट्रैक आ जाएगी, या इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी अगर सदर मुमलिकत को आपने ऑन ट्रायल डालना है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। मुझे नहीं समझ आता। बड़ी वाज़ेह तौर पे आइन की एक शिक है, और सदर मुमलिकत को तमाम उम्र के लिए तो नहीं यहाँ पर सदर मुमलिकत है ना। जरदारी साहब इज ऑफ कोर्स गोइंग टू लीव दिस पोस्ट इन 2013। उसके बाद आप 100 चिट्ठियां लिखें, लेकिन अब आप क्यों चाहते हैं, ये आप भी जानते हैं, लोग भी मानते हैं, कोई इससे इनकारी भी नहीं है कि सदर साहब को पाकिस्तान में भी इस्तिस्ना है अगेंस्ट क्रिमिनल और बैरून ममालिक भी है। क्यों आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना मजाक उड़ाए और कहे कि नहीं जी, हम अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आइन के खिलाफ काम करेगा और अपने ही सिटिंग प्रेसिडेंट जिसको इम्यूनिटी हासिल है उसके खिलाफ चिट्ठी लिखेगा कि मुकदमात खोल दो। एक तरफ तो आप मलिक को अरेस्ट वारंट्स उसके ऊपर जारी कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने
बगैर किसी अथॉरिटी के वो खत लिखा क्योंकि उन्होंने जनाब लॉ डिवीजन से ओपिनियन नहीं लिया। दूसरी तरफ जो लॉ डिवीजन ओपिनियन देता है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब इस्तिस्ना हासिल है, आप नहीं लिख सकते हैं, उसके तहत आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट में कोर्ट में बुला देते। तो ये खुद एक तजाद हो रहा है, खुद एक मैं समझती हूँ कि अजीब व गरीब एक माहौल है। और आज 7 घंटे प्रोसीडिंग चली हैं और जो मुकलमात हुए हैं ऑनरेबल जजेस और एतजाज एहसन के सामने, मतलब आप ये देखिए कि अगर वो उन अगर ऑब्जर्वेशंस को और उन बातों को अगर हम यहाँ डिस्कस करना शुरू कर दें तो आप और मैं हम सब कंटेम्प्ट में वहां पर खड़े हों। लेकिन एक अजीब और गरीब माहौल था। आज पाकिस्तान में कोई और काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा था, तमाम के तमाम लोग इस इंतजार में थे कि जी मुल्क की कौम का फैसला क्या होगा, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का फैसला क्या होगा। दुनिया देख रही है और समझ नहीं आ रहा दुनिया को भी कि जनाब एक इतना मामूली सा मामला है, सच ए सिंपल इशू कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आप उनके ऊपर 100 क्रिमिनल केसेस खोल दीजिएगा जी 2013 के बाद, दिल खुश कर लीजिएगा। पहले भी आप 15 साल उनको ट्रायल पे रखे, आपने रखा उनको, लेकिन कुछ नहीं कर सके आप, उनका कुछ नहीं मिला आपको। पहले तो किसी ने नहीं रोका था। ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही हैड नो इम्यूनिटी, ही वॉज इन जेल। तमाम के तमाम स्टेट रिसोर्सेज आपने लगा दिए थे उनको ट्रायल पे डालने के लिए, उनको कन्विक्ट करने के लिए, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। 2013 के बाद दोबारा डाल दीजिएगा। लेकिन इस वक्त लेट द नेशन मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ना कि अदालतों में किसी और पिटिशनर की आज कोई पिटिशन नहीं चली, सब कल के लिए छोड़ दी गई। मैं एक प्राइवेट चैनल देख रही थी और वहां पर बेचारे लोग एहतजाज बाहर कर रहे थे कि जी हमारे मुकदमे यहाँ साल से लगे हुए हैं और हमारे तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है अदालत के अंदर, हमारे भी मुकदमे खुदारा सुन लिए जाएं। लेकिन ओनली the president has to be put on trial and the prime minister has to be hanged in contempt। तो देखिए ये बड़ी अजीब व गरीब बात हो रही है। हम अपने शायद माजी से हमने कुछ नहीं सीखा है कि इस मुल्क में अगर हम एक सिस्टम को चलने नहीं देंगे, अगर हम एक स्टेटस को के तहत तमाम मामलात को रोक देंगे और इस मुल्क में सिर्फ हमने पॉलिटिशियंस को ऑन ट्रायल पे डालना है तो जनाब फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि हम अगर जजेस की बात करते हैं, अदालती कोई कार्रवाई की बात करते हैं, हम पे कंटेम्प्ट लग जाता है। आर्म फोर्सेस की बात करें तो जनाब हम पे आर्टिकल 6 लग जाता है, गद्दार बन जाते हैं हम। लेकिन पॉलिटिशियंस को आप टांगते रहें, जिला वतन करते रहें, फांसियों पे चढ़ाते रहें, उनको शहीद करते रहें, इस मुल्क में कोई हिसाब देने वाला, कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। दिस इज ऑल अ मॉकरी। जी चौधरी साहब, सारी सूरत हाल पे मैं सिर्फ 2-3 छोटी बातें अर्ज करना जरूर जी, जरूर कीजिए जी। पहली बात तो ये है कि ये अजीब एक हमने अडॉप्ट कर लिया है नुक्ता नजर कि जनाब निजाम को चलने नहीं दिया जा रहा, सिस्टम को रुकावटें डाली जा रही हैं और क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या कुछ और लोग शायद वो विक्टिमाइज हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में हमने रूल ऑफ लॉ का सफर शुरू नहीं करना? ये 63 सालों के अंदर पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ लोगों ने कानून को और आइन को यकीनन मजाक बनाया और निजाम अदल तो बहरहाल इम्बैलेंस रहा ही। अब जबकि हम चल पड़े हैं रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट करने के लिए और उसके मुताबिक मामलात करने के लिए, आजाद और खुद मुख्तार अदलिया के निजाम को भी आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर इस पे ले दे करना और इसमें कोऑपरेट करने की बजाय ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करना और इंतहा है जिद की कि हमने ये खत नहीं लिखना भाई, हम ये समझते हैं ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है खत लिखना, ये तो एक एरिया आ गया। और इससे कबल मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि औला जॉन्स का केस आपको याद होगा, क्लिंटन के खिलाफ हुआ, सिविल लॉ सूट हुई और अल्टीमेटली इम्पीचमेंट के करीब मामला चला गया। बाहर सूरत वो मुकदमा भी चला और फिर जुर्माना भी हुआ, कई हजार $1,000 क्लिंटन को अल्टीमेटली वो सेटल होके इशू क्लोज डाउन कर दी गई, इम्पीचमेंट तक मामला नहीं गया। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी कानून की हुक्मरानी के लिए एक सफर हम शुरू कर रहे हैं। इस सफर का ये हिस्सा है ये प्रोसीडिंग्स, वरना प्राइम मिनिस्टर को सजा देकर कोई
खुदा ना खास्ता। लेकिन एक शर्मिला का जो पॉइंट है चौधरी साहब, मुझे इस पे कमेंट करना है। प्लीज मैं भी चाहती हूँ कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ जो है उसमें फाइनली कायम हो जाए, लेकिन इसके लिए क्या आपको सदर मुमलिकत को टांगना जरूरी है? रूल ऑफ लॉ क्या सिर्फ यहीं पे शुरू होना है और यहीं पे खत्म हो जाना है? तमाम जो मुकदमा 3.5 लाख जो पाकिस्तान की अदालतों में जेर अल्तवा है, आज ये फैसला मौजूद है, आज ये फैसला अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर ये समझिए कि अदलिया के उस निजाम को जो हम समझते हैं। चौधरी साहब एक दफा फिर मैं कह रहा हूँ जी, चौधरी साहब एक मिनट शर्मिला की भी बात सुन लीजिए। चौधरी साहब, चौधरी साहब शर्मिला भी कुछ कहना चाह रही है, उनकी भी बात सुन लीजिए जरा। और मैं असल में किसी शोर वाली जगह पे हूँ, बहरहाल बोलिए शर्मिला से मैं सुनना चाहूंगा क्या। जी शर्मिला बोलिए। राना साहब, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि चौधरी साहब की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम हो, कानून की ये ख्वाहिश है जी, सभी की ये ख्वाहिश है। क्या इसके लिए सदर मुमलिकत जिनको इस्तिस्ना है उनको टांगना जरूरी है? क्या रूल ऑफ लॉ चौधरी साहब ये जरा सवाल का जवाब दे जरा। जो बेचारा साल अदालतों की चौखट पे गरीबों ख्वार हो रहा है, क्या उनके मुकदमा नहीं चलने चाहिए? उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इस मुल्क में सिर्फ कानून की हुक्मरानी उसी वक्त होगी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और आम शहरी कानून के सामने बराबर है। क्या आम शहरी को टांगना कानून के मुताबिक ये पार्लियामेंट का काम है मेरे भाई, कोई ऐसी चीज है जिससे आप ये कहेंगे कि चौधरी साहब आपका पीछे शोर बहुत ज्यादा है। एक मिनट जरा, एक मिनट चौधरी साहब। रूल ऑफ लॉ, नोबडी वांट्स के इस मुल्क में कोई मिस रूल हो या कोई कानून से बालातर कोई नहीं है, लेकिन खुदारा वो 3.5 लाख मुकदमे जो अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान की जेर अल्तवा हैं, जो लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जो लोग एतजाज एहसन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अकरम शेख को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो बेचारे जाते हैं गांव से देहातों से उठ के अदालतों के पास इंसाफ मांगने, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई। उनके बारे में तो इसका भी कोई जवाब है जी चौधरी साहब? इसका कोई जवाब है जो शर्मिला कह रही है? बात ये है कि मैं बिल्कुल इस हक में हूँ और मैंने ये बात कही है नहीं आपके कई बार पब्लिकली कि आम आदमी के मुकदमात की समाअत का खुसूसी एहतमाम किया जाना चाहिए, उसके लिए भी बेंचेस बनने चाहिए। अब भी ये हो रहा है कि 12 या 1 बजे तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल या अहम मुकदमात होते हैं और उसके बाद जज साहबान दीगर लोगों के मुकदमात सुनते हैं। कभी कभार ये मुश्किल आम आदमी को जरूर पेश आ रही है, लेकिन पिछले कई माह से इन मुकदमात की समाअत के बाद उसी दिन आम मुकदमात की समाअत भी होती है और चीफ जस्टिस साहब तो बार 4 बजे तक अदालत में बैठते हैं और हम उसमें शरीक होते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा मुश्किलात हैं, लेकिन हमें कानून की हुक्मरानी के रास्ते को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। इसी में पाकिस्तान की रियासत और हम सब की बका और सलामती है। राना साहब, इसके अलावा अगर हमने बासठी लफाजी और मैं बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट चौधरी साहब, मुतासर होगा। योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। दी शर्मिला, आपके सवालात का जवाब तो मेरे ख्याल में नहीं मिला आपको। भी नहीं मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि इनके पास इन सवालात का जवाबात है ही नहीं। इनकी सुई एक नुक्ते पे अटक गई है कि जनाब किसी न किसी से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनको ट्रायल पे डालना है। शायद उससे रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए, शायद कुछ बहुत सारे लोगों के कलेजे में ठंडक पहुंच, शायद अपना मजाक उड़ा के पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मई 2 का वाकया बड़ा मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, ये एक और तरीका चाहते हैं, शायद इनकी खुशी होगी। जवाब नहीं है, कोई लॉजिक का जवाब नहीं है, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, कोई जवाब है ही नहीं। बिल्कुल ठीक जी, जवाब कोई है नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का शर्मिला फारूकी जी हमारे साथ मौजूद थी। वो जवाब ढूंढ रही हैं जी कि क्या आसिफ जरदारी साहब को बलि चढ़ा के कानून की राह पे कानून की हुक्मरानी हो सकती है, ये नहीं तो वाय आसिफ जरदारी साहब जी। शर्मिला फारूकी साहिबा का भी यही कहना है जी। और बात यह है सिर्फ कि जब एक स्विस लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि कहता है कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है जी, लेकिन अदालत कहती है कि जी उसके लिए हमारे पास आया जाए
और हम बताएंगे कि इस्तिस्ना कहाँ पे हासिल है और कहाँ पे नहीं। छोटी सी बात है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है कि इंटरनेशनल लॉ समझना या स्विस लॉ समझना कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी इतना वक्त लग रहा है। 7-7 घंटे की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, जिन लोगों ने जो हुक्म आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो उसके अहकामात होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे अमल दरामद करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही है कि सारा फोकस सारे तोपों के मुंह आसिफ अली जरदारी की तरफ क्यों। एक मरतबा फिर जी वो क्लिप देख लेते एतजाज़ एहसन साहब का, जिसमें उन्होंने कहा जी कि स्विट्ज़रलैंड में प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। वो क्या क्लिप है और उसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस वजीउद्दीन साहब से, उनकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन पहले एतजाज़ एहसन साहब का क्लिप। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत भी अगर ख़त लिखा गया जो मेरी दानिस्त है और जो मेरी रीडिंग है और वहाँ की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और इस पे राय मेरे अकेले की नहीं है। जस्टिस आकिल मिर्ज़ा साहब लॉ सेक्रेटरी थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो उनकी राय इन राइटिंग है कि उन्होंने एग्जामिन किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और स्विट्ज़रलैंड में प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। और अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं, उन्होंने भी ये ओपिनियन इन राइटिंग दिया है कि वहाँ मेरिट्स पे ये सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर ख़त्म हो चुके हैं केसेस तो उनका दोबारा इजरा, तो आपने भी डैनियल ज़पैली का इंटरव्यू सुना दिया था और सारी पब्लिक ने सुना था, वो शायद मुमकिन नहीं है। अब इसके बाद अदालत क्यों सोचती है कि ख़त लिखना लाजिम हो जाएगा या लिखना चाहिए और लिखना ज़रूरी है, ये मेरा ख्याल है जज अपने फैसलों में से ही कुछ बताएंगे या ऑब्जर्वेशन से जो उनका अगर अदालत में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी तो उनसे ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। जी जस्टिस साहब, आपने सुना जी। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूँगा कि अनवर मंसूर साहब ने ये कहा है कि मैं न कोई लिख कर के ओपिनियन दिया और न मैंने वैसे कहा कि आप खत ना लिखें, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने तो ये कहा कि खत लिखना चाहिए, तो बात तो यही गलत हो गई। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं जी? तो एतजाज साहब गलत कह रहे हैं भाई। अनवर मंसूर जिसके मुतालिक वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिख कर के ओपिनियन दिया, उन्होंने पाकिस्तान के सारे मीडिया में ये कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, न मैंने कोई लिख करके दिया, और उसकी डिनायल भी एतजाज साहब ने नहीं की कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और जो अनवर मंसूर साहब अब कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये कौन कहता है कि वहाँ पर मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात तो खत्म हो गए। उसकी वजह ये है कि मलिक कयूम साहब ने जी वो लेटर लिख दिया, खत लिखा, अनऑथराइज्डली लिखा, एनआरओ के मातहत लिखा। उसके नतीजे में वो मामला जो हैं वो यकीनन खत्म हो गए हैं। लेकिन यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एनआरओ एक गलत कानून था, उसके मातहत खत नहीं लिखा जा सकता था, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह रही है कि आप मलिक कयूम साहब का लेटर विड्रॉ कर लें और उसके बाद जो भी वहाँ कोर्ट में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा, तो इसमें जरा थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये जो जनीवा कन्वेंशन है, स्विस लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, जो भी कह लें आप, सारी चीजें जो हैं उनको सामने रख के खत नहीं लिखना चाहिए या लिख देना चाहिए? नहीं देखें, वो उस कानून से कोई वास्ता नहीं है। वो जो इंटरनेशनल कवानीन हैं वो कोर्ट्स अप्लाई करते हैं जहां पर उन कवानीन को इन्वोक किया जाता है। अब ये तो वियना कन्वेंशन की बात करते हैं कि वहां पर जो हेड्स ऑफ द स्टेट है, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको भी कुछ इम्यूनिटीज हासिल है, होंगी या नहीं होंगी, इस मसले में जाने की जरूरत नहीं है। ये मसला तो उठाया जाएगा, अगर तो उठाया गया तो सुई अदालत के अंदर, और उसका काम है उसका फैसला करना। हमारा काम तो ये है कि हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं,
है वेयर द बक स्टॉप्स। आपको मैं हवाला देना चाहूंगा जॉर्ज बुश वर्सेस अल गोर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम का फैसला है, वहां पर 5-4 की मेजॉरिटी से बुश के हक में फैसला किया गया। वो एक पॉलिटिकल फैसला था और उसमें जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने बुश के हक में फैसला किया, जो डेमोक्रेट्स के जमाने में जजेस अपॉइंट हुए थे अल गोर के हक में फैसला दिया। लेकिन एक मर्तबा फैसला आ गया तो पूरी कौम ने उसको एक्सेप्ट किया। उसकी वजह यह है कि कोई दूसरा चाराकार ही नहीं है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल होना है, अगर तो आईन की बालादस्ती होनी है, तो जो सबसे बड़ी अदालत है उसके अहकामात को मानना होगा, उनको अमल करना होगा। अच्छा, सो द बक स्टॉप्स एट सुप्रीम कोर्ट जी, और उसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और जो कुछ भी करना पड़ेगा हमें, सुप्रीम कोर्ट जो भी कह दे उसको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वियना कन्वेंशन क्या कहता है, स्विस लॉ क्या कहता है, वो उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए। उन मामलात को यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है, हमें उससे वास्ता नहीं है। देखिए ना, But don't you think, वजीउद्दीन साहब, I'm sorry I'm cutting you, but don't you think कि अगर इस किस्म की अगर कोई अप्रोच की जाती है, you know, in black and white कोई चीज लिखी जाती है, तो don't you think it will be embarrassing for the country, for the president, for the Supreme Court कि जनाब एक चीज मौजूद है तो वो फिर why are they like pushing us? Certainly not। देखें, बल्कि अगर तो इस तरह का खत लिखा जाता है तो उस खत के नतीजे में पाकिस्तान का स्टेचर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इन द कमिटी ऑफ नेशंस बहुत ज्यादा एनहांस होगा और सारी दुनिया ये कहेगी कि देखें, ये वो मुल्क है जहां पर एक सिटिंग प्रेसिडेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किया और हुकूमत वक्त नहीं चाह रही थी वो लेटर लिखना, उसके बावजूद भी इन डेफरेंस टू रूल ऑफ लॉ और आइन की सुप्रीमेसी के लिए वहां की हुकूमत ने वो खत लिखा। और फिर जैसे कि आपका स्टांस रहा है कि साहब वहां तो कुछ केस ही नहीं है, आप खुद भी यही कहते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में कि वहां तो कोई केस ही नहीं है। अगर वहां पर लेटर लिखा जाता है और स्विस अदालतें कहती हैं कि जी ये मसला कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो गया, इनको तो वियना कन्वेंशन की भी प्रोटेक्शन हासिल है, ठीक है, फबेहा बिल्कुल हो जाए, लेकिन हमारे अपने मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का वजीउद्दीन साहब। जो भी फैसला करे जी सुप्रीम कोर्ट सर आंखों पे, उसको फॉलो करना चाहिए जी, और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं और लोग भी समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि जब एक वियना कन्वेंशन मौजूद है, स्विस लॉ भी मौजूद है और वहाँ पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में भी उनको इम्यूनिटी हासिल है, तो फिर क्यों खत लिखा जाए? ये एक सवालिया निशान है, सवाल है, उभरता है। सदर मुमलिकत के खिलाफ खत क्यों लिखा जाए स्विस अथॉरिटीज़ को, जबकि वियना कन्वेंशन, स्विस लॉ सामने है, इम्यूनिटी भी सामने है। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तिल दिन अल्लाह हाफ़िज़।